ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आयरिश प्ले राइट के बारे में, दैट इज ब्रायन फ्राइल। ठीक है, ब्रायन फ्राइल का पूरा नाम था ब्रायन पैट्रिक फ्राइल। इसे ब्रायन फ्राइल के नाम से भी जाना जाता है। 1929 में ये नीदरलैंड में पैदा हुए हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड में पैदा हुए हैं और 2015 में आयरलैंड में इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, ये रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। ये आयरिश प्ले राइट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ट्रांसलेटर थे। ही वाज आल्सो कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ फील्ड डे थिएटर कंपनी और इन्हें टोनी अवार्ड भी दिया जा चुका है। इनके कंटेम्प्रेरी राइटर्स में हमें थिएटर ऑफ एब्सर्ड से बिलोंग करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर जैसे सैमुअल बेकेट और हेरोल्ड पिंटर जैसे देखने को मिलते हैं, और एट द सेम टाइम अमेरिकन राइटर्स प्ले राइट टेनेसी विलियम्स एंड आर्थर मिलर जैसे इंपॉर्टेंट राइटर्स हमें इनके कंटेम्प्रेरी में देखने को मिलते हैं। सीमस हीनी इनके बेस्ट फ्रेंड थे। ठीक है, ही हैड बीन कंसीडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिविंग इंग्लिश लैंग्वेज ड्रामेटिस्ट। ठीक है, ग्रेटेस्ट लिविंग इंग्लिश लैंग्वेज ड्रामेटिस्ट इन्हें माना जाता है। इन्होंने ऑलमोस्ट 24 प्लेस इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, 31 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। उनकी जो शॉर्ट स्टोरीज हैं बेसिकली वो कलेक्शन में 2 कलेक्शंस में पब्लिश की गई हैं। इनके यहाँ पे मैंने 3 इंपॉर्टेंट प्लेस लिखे हैं जिनके लिए ये फेमस माने जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट वन है फिलाडेल्फिया हियर आई कम, दूसरा ट्रांसलेशंस है, ये बेसिकली ट्रांसलेशन इनके प्ले का नाम है, और तीसरा डांसिंग एट लुगेंसा। ब्रायन फ्रायर के अगर हम राइटिंग स्टाइल के बारे में बात करें तो इनके राइटिंग स्टाइल में हमें आयरिश हिस्ट्री देखने को मिलती है, आयरिश सिविल वॉर देखने को मिलती है। ठीक है, बैकग्राउंड में, और इसके अलावा ये आयरिश एंड ब्रिटिश कल्चर को एट द सेम टाइम दिखाते हैं। जो शॉर्ट स्टोरी द डिवाइनर आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर भी हम ये पॉइंट को देखेंगे। एनी हम देखते हैं कि इनके वर्क के अंदर हमें साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी देखने को मिलता है। ये जो सेटिंग अपनी वर्क की लिखती है नेचुरल फिक्शनल लैंडस्केप पे सेटिंग रखते हैं अपनी वर्क्स की, और इनके ऑलमोस्ट 14 प्लेस ऐसे हैं जिनकी फिक्शनल लैंडस्केप पे हमें सेटिंग देखने को मिलती है। इनके करैक्टर्स जो होते हैं थोड़े से रिलीजियस बेस करैक्टर वो दिखाते हैं। करैक्टर्स के अंदर कंटिन्यूस स्ट्रगल हमें देखने को मिलती है, सेंसिटिव एंड डेडली करैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, और एट द सेम टाइम हम ये देखते हैं जो करैक्टर्स हैं उनके रिलीजियस बिलीव्स भी हैं। ठीक है, यानी रिलीजियस बिलीव्स रखते हैं और फेम बिलीव दिखाए हुए हैं इनके करैक्टर्स में। ड्रामेटिक मोनोलॉग का यूज़ करते हैं। ठीक है, अपने वर्क्स में इनके राइटिंग स्टाइल में हमें ड्रामेटिक मोनोलॉग भी देखने को मिलता है, आयरनी एंड सटायर हमें देखने को मिलता है। जो आर्ट की शॉर्ट स्टोरी है उसके अंदर हमें आयरनी भी देखने को मिलेंगी, इनकी सेटिंग भी हमें ये देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आयरिश प्लस ब्रिटिश कल्चर भी हमें देखने को मिलेगा। एनी हम देखते हैं इनके वर्क्स में कल्चरल हेजिमोनी और वेस्टर्नाइजेशन या वेस्टर्न व्यू भी हमें देखने को मिलता है। राइटर का इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है, हम इसकी शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करते हैं। शॉर्ट स्टोरी द डिवाइनर बाय ब्रायन फ्राइल। ये जो द डिवाइनर शॉर्ट स्टोरी है बेसिकली आपको इसकी जो पब्लिकेशन डेट है वो आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी। कहीं जगह आपको इसकी पब्लिकेशन डेट 1962 मिलेगी और कहीं जगह 1966, और सम प्लेसेस पे तो आपको 1983 भी देखने को मिलेगी। एनी हाउ इसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो हमें नेट से कहीं नहीं मिलता। ठीक है, जहाँ से मैंने इसका ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग बेसिकली वो एडिटिंग प्रिंटिंग थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो मुझे मिला है वो है ओरिजिनल टेक्स्ट। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे मिला है 1962। ठीक है, इसके अलावा आपको कहीं प्लेसेस पे फॉर एग्जांपल जो शॉर्ट स्टोरीज की बुक्स होती है जिसमें मल्टीपल शॉर्ट स्टोरीज दी होती हैं, यानी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज की, जैसे हम एंथोलॉजीज हम कह सकते हैं। ठीक है, अ टाइप ऑफ एंथोलॉजी, तो उसके अंदर भी बाज़ों का डेट्स मेंशन होती है। तो आप देख लीजिएगा इसकी बेस 1962 हो या 1966, लेकिन ये मैं जो ज़्यादा प्रेफर करूँगी मैं 1962 पे करूँगी। इसके अलावा अगर आपको कहीं ऑथेंटिक प्लेसेस में मिले तो आप उसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंसल्टेंट ऑफ योर टीचर। ठीक है, अपने टीचर से कंसल्ट कर लीजिएगा अगर इसमें आपको डाउट है। ठीक है, लेकिन जो मुझे ज़्यादा मिली है वो 1962 ही मिली है। एनी हाउ हम इस शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करते हैं। शॉर्ट स्टोरी की जो सेटिंग है विलेज ऑफ ड्रूमेन आयरलैंड में रखी गई है इसकी सेटिंग। इसके बैकग्राउंड में हम आयरिश कॉन्टेक्स्ट को ही देखते हैं क्योंकि इसके अंदर जो सफरिंग ऑफ विडो दिखाई गई है, सफरिंग ऑफ मैरिज लाइफ को हाईलाइट किया गया है। इस शॉर्ट स्टोरी में ओपन एंडिंग दिखाई हुई है क्योंकि इस शॉर्ट स्टोरी के लास्ट पे क्या होता है, जो कैरेक्टर यानी जो डिवाइनर का कैरेक्टर है, तो डिवाइनर कार में बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा है कि कोई उसे उसकी जगह यानी काउंटी मायो, ठीक है, वहाँ पे वो रहता है और वो इंतज़ार कर रहा होता है कि कोई उसे जहाँ से लेके आया था यानी काउंटी माओ से लेके आया था वहीं पे उसे छोड़ के आए। ठीक है, इसलिए इस प्ले की शॉर्ट स्टोरी की ओपन एंडिंग दिखाई हुई है। इसको शॉर्ट स्टोरी में कोई भी रेजोल्यूशन नहीं दिखाया हुआ है, और ये दिखाया गया है कि वो इंतज़ार कर रहा है, यानी इसकी लास्ट पैराग्राफ ऐसा होता है कि वो इंतज़ार कर रहा है कि उसे कोई छोड़ के आए वापस, और जो नेली होती है बेसिकली डोहर्टी की डेड बॉडी पे बैठी रो रही होती है और सब प्रेयर कर
रहे होते हैं इसके लिए, ठीक है। इस प्ले के अगर हम कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो इस प्ले के अंदर जो नेली है बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। आपको अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल टेक्स्ट आपको इसकी जो स्पेलिंग है वो बेसिकली NELLY है, ठीक है। अगर आप वेबसाइट पे देखो तो NEILLE भी आपको देखने को मिलेगा, NELLIE भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल टेक्स्ट जो स्पेलिंग है वो NELLY है। एनी हम देखते हैं नेली इस प्ले में इंपॉर्टेंट करेक्टर है, फीमेल करेक्टर है जो बेसिकली विडो होती है, ठीक है, यानी विडो हो जाती है। इसके जो फर्स्ट हस्बैंड है वो होता है टॉम, जिसके साथ 25 ईयर तक इनकी शादी यानी मैरिज लाइफ 25 ईयर तक चलती है। फिर एक दिन क्या होता है कि इसका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। और ये जो टॉम होता है बेसिकली अल्कोहलिक होता है, ड्रंक बहुत ज़्यादा करता है और अनएम्प्लॉयड होता है, ठीक है। एक दिन इसका एक्सीडेंट हो जाता है, इसकी डेथ हो जाती है। फिर जो नेली होती है वो दूसरी शादी करती है मिस्टर डोहर्टी के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे जो मिस्टर डोहर्टी है एक आयरनी भी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि नेली का जो फर्स्ट हस्बैंड था वो टॉम अनएम्प्लॉयड था, ठीक है, जिसकी वजह से नेली को काम करना पड़ता था, ठीक है। और जब जो दूसरा हस्बैंड है वो भी रिटायर्ड है, ठीक है, वो भी रिटायर्ड पर्सन दिखाया हुआ है। और जो नेली है यहाँ पे एक प्रीस्ट का करेक्टर दिखाया हुआ है, क्यूरन प्रीस्ट, ठीक है। नेली अपनी हर बात क्यूरन प्रीस्ट के साथ शेयर करती है। इवन कि यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी के अंदर ये उनके कन्वर्सेशन होती है कि जब नेली उससे बात कर रही होती है कि वो शादी करने जा रही है मिस्टर डोहर्टी से, फिर वो प्रीस्ट उससे पूछता है कि मिस्टर डोहर्टी क्या आउटसाइडर है, ठीक, तो वो बताती है जी वो वेस्ट से है। और फिर वो उससे ये भी पूछता है कि तुम्हें पता है ना कि वो रिटायर्ड है, ये उससे पूछता है कि वो रिटायर्ड भी है, तो वो कहती है हाँ वो रिटायर्ड भी है। तो पहला हस्बैंड भी अनएम्प्लॉयड था जिसकी वजह से उसे काम करना पड़ता था, और दूसरा हस्बैंड भी रिटायर्ड है। एनी हाउ हम देखते हैं कि वो उससे कहती है कि हाँ वो रिटायर्ड हो, फिर वो यानी इनके दिन में कन्वर्सेशन होती है कि वो हमारे साथ शादी के बाद यहाँ ड्रूमीन में रहेगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो मिस्टर क्यूरन का जो करेक्टर क्यूरन प्रीस्ट उसका करेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेली बहुत ज़्यादा रिलाई करती होती है क्यूरन प्रीस्ट पे। एनीहाउ हम देखते हैं जो मिस्टर डोहर्टी के साथ जब इनकी शादी होती है तो इसकी शादी 3 माह तक चलती है, और फिर एक दिन क्या होता है मिस्टर डोहर्टी डूब जाते हैं, ठीक है, ठीक। अब ये क्या होता है शॉर्ट स्टोरी मिस्टर डोहर्टी की डेड बॉडी को फ्रॉम द वाटर ढूंढने की रिवॉल्ट्स घूमती है। तो क्या होता है कि जब ये डूब जाते हैं, ड्रोन हो जाते हैं, तो सारा गाँव इकट्ठा हो जाता है इसको ढूँढने के लिए। जो फ्रॉग्समैन होते हैं, फ्रॉगमैन आते हैं, यानी फ्रॉगमैन वो होते हैं जो पानी में जन ढूँढने का काम करते हैं ना। तो एनी हाउ क्या फ्रॉग्समैन आते हैं, वो इसकी डेड बॉडी को ढूँढते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी को भी इसकी डेड बॉडी नहीं मिलती, यानी वो डूब चुका होता है तो डेफ़िनेटली वो मर चुका होता है। क्योंकि जो वहाँ पे ये भी देखने को मिलता है, ये शॉर्ट स्टोरी में ये भी लिखा हुआ है कि वो बात करते हैं जब नेली ये जो क्यूरन प्रीस्ट है ना, यही नेली को जाके बताता है कि जो डोहर्टी है वो डूब गया है। अब जो अब जब ये सारे उस लेक के पास आते हैं, यानी जहाँ वो डूबा होता है, तो वो उससे बात भी करते हैं कि इसे हार्ट अटैक वगैरह तो नहीं आया था, यानी लोग इस तरह बात करते हैं जिसकी वजह से वो डूब गया एंड सो ऑन। एनीहाउ हम देखते हैं जब किसी को इसकी डेड बॉडी नहीं मिलती तो यहाँ पे एक कैरेक्टर दिखाया हुआ है मैक एलवी का। यहाँ पे जो मैंने स्पेलिंग लिखे है एम के साथ सी जो स्मॉल लेटर है और फिर ई दोबारा कैपिटल है, तो ओरिजिनल टेक्स्ट में ऐसा ही है। हम देखते हैं कि जो मिस्टर एलवी है ये एक पोस्टमैन है जिसका डिवाइनर पे बहुत ही फीम बिलीव दिखाया हुआ है। ये उन्हें सजेस्ट करता है कि जो डिवाइनर को बुला के लाओ, ठीक है, हम डिवाइनर को बुला के लाते हैं और वो डोहर्टी की डेड बॉडी को ढूंढ लेगा। फिर वो क्या करते हैं कि ये डिवाइनर को बुला के लाते हैं, वो डेड बॉडी को अल्टीमेटली ढूंढ लेता है, ठीक है। तो इस तरह हम डोहर्टी को देखते हैं, और एट द सेम टाइम हमारे पास जो यहाँ पे जो करेक्टर है डिवाइनर का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डिवाइनर ऐसा करेक्टर दिखाया हुआ है बेसिकली जो सेवियर होता है, ठीक है। यानी सेवियर हम कह सकते हैं इस सेंस में कि वो उसकी डोहर्टी की डेड बॉडी को लेके आता है। सिर्फ एक डिवाइनर ही होता है जिसे उसकी डेड बॉडी मिलती है, और डिवाइनर यहाँ पे एक ऐसा पर्सन दिखाया हुआ है, यानी उसकी बातों से भी ऐसा लगता है जो शॉर्ट स्टोरी में लिखा हुआ है कि उसे ना हर इंसान का पता चल जाता है कि वो कैसा है। इवन कि वो जब नेली को देखता है तो नेली का बता देता है दैट यू आर नेली, यू वर्क फॉर द बेस्ट पीपल इन रूमेन। यानी उसे पता होता है कि यानी जैसे हम कह सकते हैं गैप का इलम रखता है एंड सो ऑन ऐसा। तो वो ऐसा करेक्टर इसमें दिखाया हुआ है। एनीहाउ हम देखते हैं तो वो उसकी जो डोहर्टी की जो लाश होती है यानी उसकी डेड बॉडी होती है वो ले आता है उसे। अब यहाँ पे एक क्यूरन प्रीस्ट का मैंने आपको दिखाया है, बताया। जो क्यूरन प्रीस्ट है बेसिकली नेली इस पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही होती है। अब नेली जो कुछ भी करती है क्यूरन प्रीस्ट से पूछ के करती है। अब ये जो क्यूरन प्रीस्ट होता है ना, ये थोड़ा-सा डाउटफुल होता है अबाउट डिवाइनर, ठीक है। पहले तो ये मानता नहीं है कि डिवाइनर को बुलाएँ या ना बुलाएँ, फिर जब मैक एलवी और मैक एलवी के साथ एक और पर्सन होता है, जब वो आके बात करते हैं नेली से, तो फिर नेली इसी की तरफ देखती है कि क्यूरन प्लीज़ क्या हम बुला लें? तो फिर क्यूरन प्लीज़ यानी इजाज़त दे देता है। फिर जब वो आता है ना
ये जब डिवाइनर आता है तो हम देखते हैं कि जो क्यूरन प्रीस्ट डिवाइनर के आने के बाद भी उस पर इतना बिलीव नहीं होता। डिवाइनर आके कहता है आई एम द डिवाइनर, ठीक है। ये जो डिवाइनर है बेसिकली एक टाल पर्सन दिखाया हुआ है, ठीक है, और जिसने ब्लैक ड्रेस पहना होता है, और इसके जो जहाँ पे वो रहता है उसका नाम है काउंटी माउ। ये उस जगह का नाम है, ठीक है। जब वो आके कहता है डिवाइनर कि आई एम द डिवाइनर, तो ये जो मिस्टर क्यूरन होता है ना, यानी जो प्रीस्ट होता है, वो इससे पूछता है कि तुम्हारा प्रीस्ट कौन है, सो ऑन। एनी हाउ जो डिवाइनर उसकी बातों को इग्नोर कर देता है, और वो फिर वो फोकस करता है कि मैं जब जिसे ढूंढने आया हूँ उसका कोई पीस दो, यानी कोई उससे डिवाइनर से कहता है कि जिसको मैं ढूंढने आया हूँ ना, यानी जिस मिस्टर डोहर्टी का कोई ऐसी चीज़ दो जो उसके बिल्कुल क्लोज हो, यानी जैसे कि वो खुद कहता है इसका कोई हैंकरचीफ या कोई टाई आपके पास है, तो वो उसे प्रोवाइड कर दी जाती है, और फिर वो क्या करता है, पानी में जाता है और बहुत दूर तक चला जाता है, कभी वो दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता, और फिर अल्टीमेटली क्या होता है, वो डेड बॉडी को ले आता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे कैरेक्टर एनालिसिस हुए कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसके अंदर सिंबोलिज्म भी यूज़ की गया है। अगर हम सिंबलिज्म देखें तो जो डिवाइनर है बेसिकली, सिंबलिज्म को करने से पहले मैं आपको टाइटल सिग्निफिकेंस बता दूं जो बेसिकली अभी मैं डिस्कस करके हटी हूँ। तो डिवाइनर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक कैरेक्टर है जो डोहर्टी की बॉडी को लेके आता है। तो डिवाइनर बेसिकली एक सिंबल ऑफ होप भी होता है, ठीक है, कि एक सिंबल ऑफ होप होता है फॉर नेली के शायद यही ले आया, ठीक है। और एक सिंबल होता है स्पिरिचुअलिटी का भी सिंबल दिखाया हुआ है, और इसके अलावा इस पे फिम बिलीफ भी दिखाया हुआ है मैक एलवी का, ठीक है। मैक एलवी को बहुत ज़्यादा यकीन होता है, इवन कि यहाँ पे वो कोट भी कहता है आई वोट फॉर गेटिंग द डिवाइनर। ये जो कोट है मैक एलवी की, वो कहती है आई वोट फॉर गेटिंग द डिवाइनर, कि मैं वोट करता हूँ कि डिवाइनर को लेकर वो करेगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास होप का, बिलीफ का, रिलीजियस बिलीव्स का, ठीक है, एक तरह से उसकी डेड बॉडी को एक सेवियर यानी उसकी डेड बॉडी को वापस लाने का हम कह सकते हैं ना, तो वो दिखाया हुआ है। तो डिवाइनर इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम इसके सिंबल देखें तो डिवाइनर मैंने आपको बताया, दूसरे नंबर पे ये जो विस्की है, यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट इसका हस्बैंड होता है टॉम, वो ड्रंकर होता है, लेकिन जो दूसरा हस्बैंड ये स्टोरी के एंड पे रिवील होता है कि वो भी ड्रंकर होता है, क्योंकि उसकी जब उसकी डेड बॉडी को बाहर लाया जाता है तो उसकी जैकेट में से 2 विस्की की बोटल्स निकलती हैं, ठीक है। तो यहाँ जो विस्की की बोटल्स हैं बेसिकली ये सिंबलाइज करती हैं कि वो एक ड्रंकन पर्सन था, ठीक है। तो इसके अलावा विस्की की बोतल इस बात को भी सिंबलाइज़ करती है कि जो मैक एल्वी और जो क्यूरन प्रीस्ट है, ये दोनों छुपा लेते हैं, किसी को नहीं बताते कि ये जो इसके पास विस्की की बोतल है, तो इस ताकि कि जो लोग हैं वो इसे अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। तो वो इसके हिडन सिंबल ऑफ हिडन भी है कि वो उसको छुपा लेते हैं ताकि लोग इसे अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। आपको वेबसाइट्स पे मिलेगा कि जो मैक एलवी है सिर्फ छुपा लेता है बोतल को, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है कि मैक एलवी को जैकेट से 2 बॉटल्स मिलती हैं, फिर जो क्यूरन प्रीस्ट है वो उससे कहता है कि वो तो तुम्हारी है, वो कहता है नहीं कि मुझे इसकी ना, मैक एलवी कहता है मुझे इसकी जैकेट से मिली है। और फिर क्यूरन प्रीस्ट सबको बताने लगता है, लेकिन वो अचानक से खामोश हो जाता है, और फिर ये दोनों उसी तरह कवर अप करके इसकी जैकेट के अंदर वो बॉटल्स वगैरह रख देते हैं, यानी उसे छुपा लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्टली हम देखते हैं इसके अंदर जो डेड बॉडी है वो भी दिखाई गई है। अब ये जो डेड बॉडी है बेसिकली सफरिंग ऑफ अ वुमन को हाईलाइट करती है। पहली जो टॉम की डेड बॉडी के बाद क्या किया कि वो जो थी विडो हो गई थी, उसने सफरिंग फेस की, लोगों के घर काम करना शुरू कर दिया, और अब भी क्या है, वो लास्ट पे दिखाया वो कि वो बैठी हो हेल्पलेसली रो रही है, ठीक है, डेड बॉडी के पास, ठीक है। फिर हमारे पास अल्कोहलिज्म भी एक सिंबल दिखाया गया है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट हस्बैंड था वो अल्कोहलिक था, कोई भी काम नहीं करता था, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। स्टोरी आपको क्लियर है, आई होप सो के, यानी मेन पॉइंट्स हो गए हमारे। थीमेटिक एनालिसिस देखें तो हमें स्पिरिचुअलिटी का थीम देखने मिलता है अकॉर्डिंग थ्रू द कैरेक्टर ऑफ डिवाइनर एंड क्यूरन प्रीस्ट, ठीक है। लॉयल्टी हमें वाइफ की देखने को मिलती है कि वाइफ अपने दोनों ही हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा लोअल होती है, लेकिन जो दूसरा हस्बैंड होता है वो उसे धोखा दे जाता है, यानी डोहर्टी कभी उस जो वाइफ है, पूरी शॉर्ट स्टोरी में ये दिखाया हुआ है कि वो कभी भी डोहर्टी उसे बताता ही नहीं है कि वो भी यानी वो विस्की वगैरह ड्रिंक वगैरह यूज़ करता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे डिसेप्शन देखने को मिलती है, थीम ऑफ डिसेप्शन वो भी इसी के कैरेक्टर डोहर्टी के कैरेक्टर के थ्रू देखने को मिलता है। और हेल्प का थीम ऑफ हेल्प बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो सारे विलेजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ऑर्डिनरी हेल्प हमें देखने को मिलती है। जो विलेजर है वो इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पे एक कोट भी हमारा राइटर लिखता है, वो कहता है द होल ऑफ द विलेज वाज एट लो, ठीक है, LOUGH लास्ट वाला वर्ड जो मैंने बोला है, यानी उस प्लेस का नाम है जहाँ वो लेक थी। एनी हाउ हम देखते हैं यहाँ पे हेल्प भी देखने को मिलते हैं, जो सारे विलेजर इकट्ठे होकर उसके लिए काम करते हैं, यानी जो डिवाइनर डोहर्टी की बॉडी को ढूंढने में उनकी मदद करते हैं। थीम ऑफ होप हमें देखने को मिलता है। पहले तो जो वाइफ है अपनी होप होती है उसके हस्बैंड्स पे, जो उसकी हमारे पास नेली है ना,
नेली, वो पहले होप करती है कि जो उसका फर्स्ट हस्बैंड से कोई जॉब मिल जाए। एनी हाउ उसे जॉब नहीं मिलती, फिर वो दूसरी होप करती है कि उसका जो सेकंड हस्बैंड उसकी डेड बॉडी मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ थीम ऑफ होप भी देखने को मिलता है और यहाँ पे मैक एल्वी की होप ऑन डिवाइनर भी हमें देखने को मिलती है कि वो होप करता है कि डिवाइनर आएगा और उसे बचा लेगा और वाक़ई ऐसा होता है, ठीक है। डिवाइनर आता है उसे बचा लेता है। डेथ हमें देखने को मिलती है, थीम ऑफ डेथ टॉम और डहर्टी के कैरेक्टर के थ्रू। फिर हमें कॉन्डोलेंस देखने को मिलती है कि लोग क्या कहते हैं, आते हैं उसके पास ताज़ियत करते हैं, अफ़सोस करते हैं पहले हस्बैंड पे भी और सेकंड हस्बैंड के भी उसके लिए प्रेयर करते हैं। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे डोरोथी की डेथ दिखाई हुई है और इसके अलावा जो लोग उसको सर्च कर रहे होते हैं, तो सारे उसे ढूँढ रहे होते हैं, उसकी हेल्प कर रहे होते हैं, तो थीम ऑफ सर्च भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। आइडेंटिटी ऑफ द मीनिंग ऑफ लाइफ थ्रू द थीम ऑफ सर्च हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यानी क्या इसमें क्या होता है कि जो नेली होती है वो मीनिंग ऑफ लाइफ को फाइंड आउट कर रही होती है। यानी अगर हम इसके हिडन यानी सिंबॉलिक मीनिंग में देखें तो वो यही समझती है कि पहले हस्बैंड चलो नहीं तो दूसरे हस्बैंड के साथ उसकी लाइफ थोड़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। मीनिंग ऑफ लाइफ उसका बेटर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। सफरिंग ऑफ विडो दिखाई हुई है थ्रू द कैरेक्टर ऑफ नेली, यानी पहला भी उसकी हस्बैंड की डेथ हो गई, अब दूसरे हस्बैंड की भी डेथ हो गई, ठीक है। सफरिंग ऑफ मैरिड लाइफ, अब मैरिड लाइफ भी इसी तरह है कि वो शादीशुदा थी लेकिन फिर भी लोगों के घरों में काम करती थी, ठीक है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो नेली का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ट्रस्ट वर्दी कैरेक्टर दिखाया हुआ है और वो एक हम कह सकते हैं वेल रिप्यूटेड फैमिलीज़ में वो काम करती थी, ठीक है। और ये जब वो वहाँ पे काम करती थी यानी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी वुमन दिखाई हुई है इस शॉर्ट स्टोरी में नेली। आई होप सो कि इतने पर्सपेक्टिव आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस के बारे में। यहाँ पे जितनी भी मैंने कोटेशंस लिखी हैं वो सारी ही इसके ओरिजिनल टेक्स्ट से ली गई हैं। पहली कोटेशन हमारा राइटर लिखता है, वो कहता है नेली वाज द परफेक्ट सर्वेंट, साइलेंट, इंडस्ट्रियस, पंक्चुअल एंड स्पॉटलेसली क्लीन, ठीक है। तो किस तरह वो लोगों के घरों में काम करती है, तो ये उसकी ये कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहा है, ये कोट कि उसका कैरेक्टर कैसा था। इंडस्ट्रियस वुमन थी, पंक्चुअल वुमन थी, ठीक है, क्लीन वुमन थी। अब फिर यहाँ पे ये जो मैंने दूसरी कोटेशन लिखी है, ये दूसरी कोटेशन उस वक़्त जब ये नेली की कोटेशन है, बेसिकली नेली कहती है, जब उसके सेकंड उसे पता लगता है कि जो सेकंड हस्बैंड भी डूब गया है, ठीक है? तो वो कहती है अ पुअर सोल, वो अपने आप को कह रही है कि मैं एक पुअर सोल एज़ इफ वन ट्रेजेडी वाज़ नॉट इनफ। जो वन ट्रेजेडी बेसिकली द ट्रेजेडी ऑफ द डेथ ऑफ टॉम, ठीक है? तो वो कहती है कि पहली ट्रेजेडी वाज़ नॉट इनफ। तो इसके अंदर हमें जो कॉन्टेक्स्ट देखने को मिलता है सफरिंग ऑफ अ वुमन हमें देखने को मिलता है, ठीक है? और इसी तरह यहाँ पे जो ये वाली 2 कोटेशन है, ये हमारे पास थीम ऑफ हेल्प को भी हाइलाइट कर रही हैं, ठीक है? किस तरीके से लोगों की कॉन्डोलेंस को भी शो करती है। थैंक यू, ये भी दोनों ही फर्स्ट वाली कोट है नेली की, वो कहती हैं थैंक यू ऑल, यू ऑल आर सो काइंड, यानी ये विलेजर्स को रेफर करके कहते हैं कि आप सब बहुत काइंड हो। और फिर दूसरी कोटेशन जो हमारे पास राइटर लिखता है, जो थीम ऑफ हेल्प को शो करता है, द होल ऑफ द विलेज वाज़ एट लो, ठीक है? ये जो लो है बेसिकली ये उस प्लेस है वो प्लेस है जहाँ लेक थी, जिसके अंदर वो जिस लेक में वो डूबा हुआ था, ठीक है? अच्छा ये वाली कोटेशन मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट कोटेशन है बेसिकली इंट्रोडक्शन में बताई गई, जो मैक एल्वी उसे कहता है फादर को कहता है, फादर क्यूरन को मैक एल्वी कहता है अबाउट डिवाइनर, उसका इंट्रोड्यूस ऐसे करवाया गया है अ डिवाइनर अ वाटर डिवाइनर, यानी अ वाटर डिवाइनर कह के मैक एल्वी डिवाइनर को मैक एल्वी इंट्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो आता है, तो जो डिवाइनर आता है वो कहता है आई एम डिवाइनर, आई विल नीड समथिंग बिलोंगिंग टू योर हस्बैंड, समथिंग दैट वाज क्लोज टू हिज पर्सन। यहाँ ओरिजिनल टेक्स्ट में हिज ही है, ठीक है। अ टाई अ हैंकरचीफ आ, यानी डॉट डॉट, ये ओरिजिनल टेक्स्ट से ली गई है, बस ओरिजिनल टेक्स्ट में भी ऐसे ही है, ठीक है, डॉट्स का यूज़ किया हुआ है। एनी हम देखते हैं ये डिवाइनर की कोट है और वो कहती है कि मुझे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी उसको फाइंड आउट करने में। अब ये जो डिवाइनर का करैक्टर है, हमें ऐसा करैक्टर देखने को मिलता है, ये स्पिरिचुअलिटी को रेफर कर रहा है, लेकिन ये डिवाइनर का हम कहते हैं नहीं, वो पर्सन जिसे सब कुछ ही पता होता है, जो कुछ लोगों को देख के उनके पास्ट और प्रेजेंट के बारे में बता देता है, तो ऐसा पर्सन दिखाया हुआ है। क्योंकि जैसे ही नेली को देखता है तो नेली की लैंग्वेज यानी उसके वर्ड्स को सुनता है, तो वो नेली को बता देता है कि यू आर नेली, यू वर्क फॉर द बेस्ट पीपल इन रूमी, ठीक है। क्योंकि नेली उसे पूछे कि आप ढूंढ लोगे मेरे हस्बैंड को इस टाई और इसके अकॉर्डिंग, तो वो उसे कहता है कि आपकी लैंग्वेज से मैंने आपको पहचान लिया। और फिर वो उसका ये जो कोट अभी मैंने कही है आपको, ये वाली, तो ये कोट फिर वो कहता है कि आप नेली हो और आप ड्रूमेन के पीपल के लिए काम करते रहे हो। और इवन कि ये जो डिवाइनर होता है ना, जब ये जाता है उसको ढूँढने के लिए डोहर्टी को, तो ये जाते-जाते ये कह के जाता है व्हिस्की, ही अनाउंस्ड दैट मैन रीक्स ऑफ व्हिस्की, यानी ये जो व्हिस्की वो अनाउंस करके जाता है कि ये जो पर्सन है ना जिसे मैं ढूँढा जाता है व्हिस्की यूज़ करता था। तो यही तो बात है जो स्केप्टिसिज्म की तरफ लेके जाती है क्यूरन प्रीस्ट को, क्योंकि क्यूरन प्रीस्ट कहता है नहीं ये नहीं ढूँढ सकता, क्योंकि सबको यही पता होता है कि डोहर्टी व्हिस्की कभी यूज़ ही नहीं करता। एनीहाउ जब फिर जो क्यूरन को बाद में पता लग जाता है, वो बॉटल देख लेता है, तो फिर उसे रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ, ये ठीक था।
ठीक है। अब फिर यहाँ पे ये जो कोट लास्ट वाली है, ये जो कोटेशन है बेसिकली इनके मीनिंग को रेफर कर रही है। ये सिंबॉलिक कोटेशन है जिसके अंदर जो मैक एलवी है, जो उसकी पॉकेट जैकेट के अंदर जहाँ से उसे विस्की की बोतल मिली होती है, फिर वो उसे वहीं छुपा देता है ताकि लोग इसे, अब मर तो गया है वो, अब लोग इसे अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। ठीक है। वो कोट है, मैक एलवी बेंट एंड फोल्डेड द जैकेट ओवर द बोटल्स वंस मोर। ठीक है। तो आई होप सो कि ये सारे पर्सपेक्टिव, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छे से, कोई भी क्वेरी बाकी नहीं रही होगी। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि ब्रायन फ्राइल की जो शॉर्ट स्टोरी द डिवाइनर, इसका बेसिकली टेक्स्ट नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से मुझे भी टेक्स्ट मिला था। एनी हाउ इसको मैंने अपने लेवल बेस्ट दिया है आपको समझाने के लिए। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा मुझे भी, फ़लस्तीन के पीपल को भी। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, वन मोर थिंग कि आप मेरे इस चैनल की अगर तो कोई पॉइंट न्यू ऐड करना हुआ तो इसी चैनल की जो कमेंट बॉक्स है उसको भी चेक कर लीजिए करें, क्योंकि उसके अंदर जो भी कोई न्यू पॉइंट ऐड करना होता है तो उसको मैं पिन अप कर देती हूँ। इसके अलावा आपको अगर ये स्लाइड्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को जॉइन भी कर सकते हैं। वहाँ पे जो मैंने पहले भी शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ाई हैं उन सबके पीडीएफ नहीं, उन सब की स्लाइड्स मौजूद हैं। ठीक है, जिसके आप आसानी से प्रिंट ले सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।